हेलो एवरीवन, सारन गुरु डिजिटल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर पढ़ रहे थे, हमारी वित्तीय संस्थाएं। ऑलरेडी इसका 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। आप जो भी प्रीवियस टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं उसको आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं ब्रीफली आपको बता देती हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है। तो हमने वित्तीय संस्थाओं की मीनिंग पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि ऐसी संस्थाएं जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मुद्रा या साख संबंधी कार्यों का संचालन करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं वो मुख्यतः 3 तरह की होती है। सरकारी वित्तीय संस्थाएं जो सरकार के पूरे कंट्रोल में होती है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं जो कि सरकार के निर्देश पे कार्य करती है, यानी पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन उसके निर्देशों का ही पालन करके वो अपना काम करती है। और तीसरा हमने पढ़ा था माइक्रो फाइनेंस, यानी वित्तीय जो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ा था। फिर थोड़ा बहुत हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम वित्तीय संस्थाओं को देखें तो उसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो जो राष्ट्र की वित्तीय संस्थाएं होती हैं और एक राज्य की वित्तीय संस्थाएं हैं। ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो राष्ट्र के पूरे राष्ट्र में पाई जाती हों, उन संस्थाओं को हमने राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहा था, जिसको कि अभी हम पढ़ेंगे। अब ये टॉपिक मैं आपको नहीं पढ़ाई हूँ, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। आज हम किसको पढ़ने वाले हैं या कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? वो है राज्य की वित्तीय संस्थाएं। तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाएं क्या हैं? स्पेशली क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड की बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे बिहार राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार राज्य में प्रमुखतः कौन कौन सी वित्तीय संस्थाएं हैं जिसके द्वारा लोग अपनी आवश्यकताओं को, यानी साख और ऋण संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो ऐसी वित्तीय संस्थाओं को हम आज पढ़ेंगे। तो ज़रूरी ये है पहले समझना कि खास करके हमारे राज्य में वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकताएं क्यों पड़ी, है ना? ऐसी क्या आवश्यकताएं हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो ऋण या साख जो है वो प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है कि वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकताएं क्यों हैं। तो अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को देखें, यानी कि अगर हम बिहार की अर्थव्यवस्था को देखें, तो ये पूर्णतः क्या है? कृषि आधारित। पूर्णतः 100% होगा, लेकिन मैंने पूर्णतः क्यों कहा? क्योंकि लगभग 85% बिहार की जो जनसंख्या है वो क्या है, उनकी जो आर्थिक क्रिया है वो किस पे बेस्ड है? वो है कृषि पर, यानी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और यहाँ पर मुख्य जो इनकी आर्थिक क्रिया है वो क्या है? कृषि है। तो इसलिए हमने कहा कि कृषि आधारित हमारे यहाँ पे अर्थव्यवस्था है। 85% जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है, और 85% जनसंख्या को अगर हम देखें तो लगभग 70 से 75% डायरेक्ट कृषि पर डिपेंड हैं, और जो रेस्ट जनसंख्या है वो कृषि से संबंधित आर्थिक कार्यों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें कि कृषि एवं लघु उद्योग, अब इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे जो आर्थिक क्रिया है लोगों की, या तो वो कृषि पे निर्धारित है, या फिर कृषि या कृषि से संबंधित जो लघु उद्योग हैं, या फिर और भी लघु उद्योग क्या होता है? पहले एक चीज़ मैं इसको क्लियर कर दूं, लघु उद्योग क्या होता है? लघु उद्योग, और जिसको कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, है ना? एक कुटीर उद्योग होता है जिसको कि कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, और एक जो होता है वो बहुत बड़े बड़े उद्योग होते हैं जिसको कि हम हैवी इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? जब किसी इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल, यानी ज़्यादा पूंजी, ज़्यादा मशीन, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर और ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? जो बड़े उद्योग हैं, यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज में। लघु उद्योग किस पे कहेंगे? ये सारी चीज़ें उसमें कम हो जाएंगी, यानी वहाँ पे मशीनों का कम से कम इस्तेमाल होगा, पूंजी की बहुत कम आवश्यकता होगी, और उसके अंदर जो लेबर है उनकी भी कम आवश्यकता होगी, और प्रोडक्शन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो इस बेसिस पे हमने लघु उद्योग और बड़े उद्योगों को बांटा है।
अब इसके अंदर आता है कुटीर उद्योग, यानी कुटीर उद्योग उनको कहेंगे जो लोग क्या है, इसके लिए स्पेशल कहीं फैक्ट्री सेटअप नहीं किया जाता है, बल्कि क्या है, घरों या फिर छोटी जगहों में ही किसी भी उद्योग को अगर हम स्थापित करते हैं तो वो किसके अंदर आ जाएगा, कुटीर उद्योगों में या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज में। तो बिहार में ज़्यादातर क्या है, लघु उद्योग है, यानी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ लोगों ने नहीं सेटअप किए हुए हैं। ज़्यादातर लोगों का जो जीवन यापन है या जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो किस पे बेस्ड है, लघु उद्योग पे, ठीक है। और हम क्या देखते हैं, हमारे यहाँ पे जो किसान हैं या तो छोटे किसान हैं या सीमांत किसान हैं। अब इसको भी समझना ज़रूरी है हमें कि छोटे किसान क्या होते हैं, सीमांत किसान क्या होते हैं, बड़े किसान क्या होते हैं, यानी किस बेसिस पे ये डिफ्रेंशिएट किया गया है, छोटे किसान, सीमांत किसान, मध्यम किसान और जो बड़े किसान हैं। इसको मेनली जो है लैंड होल्डिंग्स पे, यानी किस किसान के पास ज़मीन कितनी ज़्यादा है उस बेसिस पे किसानों को यहाँ पे क्या किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है। अगर हम बात करते हैं छोटे किसानों की तो वो क्या हो गया आपका 2 हेक्टेयर्स, ऐसे किसान जिनके पास लगभग 2 हेक्टेयर ज़मीन होगी। 2 से 10 हेक्टेयर ज़मीन अगर किसी किसान के पास है तो उसको हम रखेंगे मध्यम किसान में, और अगर 10 से ज़्यादा, अगर हेक्टेयर से ज़्यादा किसी किसान के पास अगर लैंड है तो उसको हम रखेंगे बड़े किसानों में। तो इस बेसिस पे हमने क्या रखा है, छोटे किसान, मध्यम किसान और बड़े किसान। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सीमांत किसान किसे कहते हैं। अब आप ऐसे इमेजिन करो कि किसी किसान के पास 3 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, 3 हेक्टेयर ज़मीन है, तो ना तो उसको मध्यम में रखा जा सकता है और न ही छोटे में, क्योंकि छोटे में मैंने आपको कहा कि 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड अगर वो ओन करता है तो उसको हम स्मॉल फार्मर या छोटे किसान में रखेंगे। लेकिन 3 हेक्टेयर होने पर बिल्कुल वो सीमा से मध्यम किसान की कैटेगरी में आ रहा है। तो इस वजह से, क्योंकि वो बिल्कुल किनारे है, बिल्कुल सीमा पर है, जो कि ना तो छोटे किसान के अंदर आ सकता है, यानी उतनी लैंड होल्डिंग्स नहीं उसके पास, और ना ही वो मध्यम या बड़े किसान के अंदर के कैटेगरी में आ सकता है, तो ऐसे किसानों को क्या कहा गया, सीमांत किसान, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर हम अपने बिहार की बात करते हैं, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर जो किसान है या तो वो छोटे किसान है या फिर क्या है, सीमांत किसान है, यानी इनके पास जो ज़मीन का जो आकार है या खेतों का जो आकार है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्योंकि ये छोटे किसान हैं ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में और सीमांत किसान हैं, यानी कि उनके पास ज़मीन की या खेतों का आकार छोटा है, तो इस वजह से उनका जो प्रोडक्शन है, जो भी वो क्रॉप ग्रो करते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होता होगा। और किसानों को फ़ायदा या इनकम किस रूप में प्राप्त होता है कि जो भी वो फसल ग्रो करते हैं और आफ्टर हार्वेस्टिंग उसको मार्केट में सेल करते हैं, तो सेल करने के बाद जो उनको इनकम मिलती है, वही उनकी अपनी जो होती है, उनका फ़ायदा होता है या आय होती है। पर ज़्यादातर जो छोटे किसान होते हैं और सीमांत किसान होते हैं, वो अपने खेतों में जो भी अनाज उगाते हैं सबसे पहले वो अपने फैमिली के कंजम्पशन के लिए रखते हैं, यानी पहले अपने परिवार के भरण पोषण के लिए रखते हैं। अगर उसके से ज़्यादा, यानी अगर उतने अमाउंट से सरप्लस अमाउंट उनके पास बचेगा तभी तो वो बाज़ार में बेचेंगे। तो समझिए कि क्योंकि खेत छोटे हैं, प्रोडक्शन कम होगा, तो बाज़ार में उनको बेचने के लिए बहुत ही कम मात्रा में क्या हो जाता है, फसल उनके पास बचती है। तो उसको जब वो बाज़ार में बेचते हैं तो उनका आय बहुत कम होता है, और आय के बाद जब आय ही कम होगी तो तय है कि बचत कम ही होगा। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या क्या है कि किसानों की कृषि से या लघु उद्योग से जो भी प्राप्त आय होती है वो काफ़ी कम होती है, और क्योंकि यह आय कम होती है तो जो भी उपभोग करने के बाद बचत होती है वो ना के बराबर होती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे बिहार के ग्रामीण इलाकों में देखी जाती है। नेक्स्ट है, अब किसी भी उद्योग में या किसी भी आर्थिक क्रिया को करने के लिए, या मैं इसको कई टाइम मतलब बहुत बार बता चुकी हूँ कि किसी भी आर्थिक क्रिया को स्टार्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, निवेश की, है ना, निवेश की यानी कि पूंजी की। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसान खेती करना चाहता है तो खेती करने से पहले उसे निवेश की आवश्यकता है, पूंजी की आवश्यकता है।
पूंजी किस लिए? ताकि वो खाद खरीद सके, ठीक है, खेतों की जुताई कर सके, ठीक है, बीज खरीद सके, इन सब फर्टिलाइजर्स को खरीद सके। तो इन कृषि में इस रूप में पूंजी को निवेश किया जाता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम उद्योगों को देखें, खास करके क्योंकि हमने बात की है बिहार के अर्थव्यवस्था की, और वो भी हमने ये भी आपको बताया कि बिहार में ज़्यादातर जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, आपका लघु उद्योग उन्होंने स्थापित किया हुआ है। तो इन उद्योगों को शुरू करने से पहले ज़रूरत है उन्हें पूंजी की, ताकि वो जो भी रॉ मटेरियल्स हो उद्योग से रिलेटेड उसको वो परचेज कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अगरबत्ती बनाना चाह रहा है तो उससे रिलेटेड वो सामान खरीदेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि आय कम है, आय कम होने की वजह से बचत कम होगी, और बचत कम है उनके पास, तो निवेश करने के लिए उनके पास क्या होता है, पैसे नहीं होते हैं, पूंजी नहीं होती है। तो इस वजह से हम ये भी एक समस्या कह सकते हैं ग्रामीण इलाकों में कि ग्रामीण इलाके वाले में रहने वाले लोग खास करके कृषि व उससे जुड़े उद्योग में निवेश की कमी को, इस समस्या को वो क्या करते हैं, फेस करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमने देखा कि ये सारी समस्याएं हैं खास करके जो कि हमें कहाँ देखने को मिलती है, बिहार के ग्रामीण इलाकों में, इसकी वजह से आवश्यकता किसकी पड़ी, वित्तीय संस्थानों की। क्योंकि अगर हमें किसी किसान को खेती स्टार्ट करनी है या लघु उद्योग स्थापित करना है तो उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम तो हो नहीं पा रहा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पूंजी उनको मिले और जिसको वो निवेश कर सकें। तो आखिर ये पूंजी की आवश्यकता को कहाँ से पूर्ण करेंगे? तो इसके लिए आवश्यकता है पड़ी किनकी, इन वित्तीय संस्थानों की। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ जाता है कि वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता बिहार राज्य में खास करके जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें क्यों पड़ती है। तो आप इन सारे पॉइंट्स को लिख दीजिएगा, 4, 5, 6 पॉइंट है, ये पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, इसको थोड़ा आप क्या कीजिएगा, डिस्क्राइब कर दीजिएगा, तो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करते हैं राज्य की वित्तीय संस्थाएं, मैं आपको बार बार यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगी कि यहाँ पे हम किस राज्य की बात कर रहे हैं, हम अपने राज्य यानी बिहार राज्य की बात कर रहे हैं। तो अगर हम राज्य की वित्तीय संस्थाओं को देखें तो वित्तीय संस्थाओं के मुख्यतः 2 प्रकार हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वित्तीय संस्थाओं के कितने प्रकार हैं। तो पहला प्रकार है गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं और दूसरा है संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, कि गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं क्या होती है, तो अभी हम इसको पढ़ेंगे, और संस्थागत वित्तीय संस्थाएं क्या है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। फिर से मैं तुमको वित्तीय संस्था की डेफिनेशन बता रही हूँ, यानी ऐसी संस्थाएं जो कि लोगों की साख और ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करती है, ऐसी संस्था को हम लोग क्या कहते हैं, वित्तीय संस्था। या बिल्कुल मैं साधारण भाषा में कहूँ कि जब भी लोगों को पूंजी की आवश्यकता पड़ी तो पूंजी की आवश्यकताओं को वो जिन संस्थाओं से प्राप्त करते हैं या जिन संस्थाओं से पूर्ण करते हैं वो सारे संस्थाएं वित्तीय संस्थाएं या फिर इन्हें हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। ओके, अब पहले हमको फिर क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल आप चैप्टर को या टॉपिक को क्वेश्चन वाइज समझिएगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब हमको ये देखना है क्वेश्चन नंबर 1 कि गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं में कौन कौन सी वित्तीय संस्थाएं आती है। तो जिसमें सबसे पहले है महाजन, सेठ साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य। महाजन ज़्यादातर गांव में आप देखते हैं ऐसे लोग जो कि क्या करते हैं, पैसों को सूद ब्याज पर चलाते हैं। सेठ साहूकार भी बिल्कुल इसी रूप में उधार देते हैं, ठीक है। व्यापारी लोग और रिश्तेदार एवं अन्य, यानी कि इसके अंदर कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन ये है कि इनके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं रहता है। यानी ब्याज की दरें कितनी होनी चाहिए, कितने समय पे लोन को वापस करना है, अगर लोन की रिकवरी नहीं हुई तो लोन को किस तरह रिकवर करना है, इन सब चीज़ों के लिए इनके ऊपर कोई भी नियम काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने नियम खुद बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी संस्था यानी गैर संस्थागत, यानी वो एक संस्था की तरह काम नहीं करते हैं। संस्था का मतलब ही हुआ कि जो कि एक नियम के अनुसार काम करे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अपने हिसाब से नियम बनाते हैं।
तो ऐसी वित्तीय संस्थाओं को जिसके अंदर बहुत सारे नियम जो है वो नहीं होते हैं और इनके ऊपर किसी का सुपरविजन नहीं होता है, ऐसी संस्थाओं को हमने किसके अंदर रखा है? गैर वित्तीय संस्था में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। इसमें क्या क्या आता है? पहले ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण बताएं। तो आपको बताना है, जैसे सहकारी बैंक हो गया, भूमि विकास बैंक हो गया, प्राथमिक सहकारी समिति हो गई, व्यावसायिक बैंक हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, नाबार्ड या फिर अन्य। तो ये सब जो है ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसका? संस्थागत वित्तीय संस्थाएं का। सिंपली इंग्लिश में अगर आप समझे तो और इजी हो जाएगा। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है और ये क्या है? अनऑर्गेनाइज जो सोर्स ऑफ क्रेडिट है। अनऑर्गेनाइज सोर्स ऑफ क्रेडिट, या फिर इसको भी इस तरह भी कहें, इसको हम कहेंगे फॉर्मल। ये फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है और ये क्या है? इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि गैर संस्थागत वित्तीय संस्था में कॉमन चीज़ क्या है कि इनके ऊपर किसी का सुपरविजन नहीं होता है। ये जो भी क्रेडिट के रूल्स बनाते हैं, है ना, जो भी लोन का जो एग्रीमेंट होता है ये खुद तय करते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबल भी होता है ना, पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, ये अपने अकॉर्डिंग जो है ये जितने भी टर्म्स जो होते हैं क्रेडिट के ये तय करते हैं। यहाँ पर जितनी भी वित्तीय संस्थाओं का हमने एग्जाम्पल दिया है, ये सब क्या है? ये एक फॉर्मल सेक्टर है, यानी कि ये बहुत ही एक सिस्टम के थ्रू काम करते हैं, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, इनके ऊपर कंट्रोल और सुपरविजन होता है किसका? आरबीआई का, यानी आरबीआई यानी जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, यानी जो केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक जो भी नियम बनाएगी, जो भी गाइडलाइन देगी, इन सभी को उसको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो यानी एक सिस्टम की तरह काम करती है जिसके अंदर जितने भी टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं वो लगभग क्या होते हैं? वही होते हैं जो कि उनको गाइडलाइन में दिया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है किसके अंदर? गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं में और संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। जैसे पिक्चर के थ्रू देख रहे हैं हम लोग कि बैंक्स, इसको किस में हम रखेंगे? क्वेश्चन है आपके लिए, ये है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट यानी संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। यहाँ पर एक जो पुअर पीपल है ये एक व्यक्ति से ले रहा है, हो सकता है ये महाजन हो, सेठ साहूकार हो, तो इसको हम किस में रखेंगे? गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं में। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जैसे यहाँ पे एक कार्टून के थ्रू मैंने बताया है कि लोन देते तो हैं, इनका वित्तीय संस्थाओं का काम ही है लोन देना, उधार देना। ठीक है, तो लोन तो देते हैं लेकिन बदले में इनसे क्या लेते हैं? इंटरेस्ट ये भी लेते हैं, लेकिन इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है यानी ब्याज की दरें जो होती है ये बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। इसको भी अभी हम पढ़ेंगे। इसमें बस आपको ये देखना है, स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि वित्तीय संस्थाएं जो होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है, संस्थागत और गैर संस्थागत, और हमने दोनों के उदाहरण पढ़े और दोनों का बेसिक डिफरेंस पढ़ा कि एक बिल्कुल उन पे सुपरविजन होता है और टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होता है वो फिक्स्ड होता है इन सब का, और यहाँ पे जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होता है वो कुछ भी फिक्स नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है और इनके ऊपर किसी का भी सुपरविजन नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में और डिटेल में जाकर के? गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के बारे में, कि यानी कि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के बारे में। पहले हमें ये समझना होगा कि अभी मैंने जैसे बताया कि जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं के, ठीक है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। मैंने अभी बताया कि इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल या सुपरविजन नहीं होता है। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये रेज होता है कि अगर ये अपने मनमाने तरीके से लोन की शर्तें तय करते हैं यानी टर्म्स ऑफ क्रेडिट को तय करते हैं, तो लोग क्यों इन सोर्सेज से, है ना, जो सोर्सेज अभी हमने जो उदाहरण बताए थे उनसे लोन क्यों लेते हैं? ये अपने आप में क्वेश्चन है। मतलब क्लियर है कि दो संस्थाएं हैं, एक संस्थागत और एक गैर संस्थागत। गैर संस्थागत जो है उसमें कई सारी कमियां हैं, संस्थागत में जो है ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल पीपल जो है दे आर टेकिंग लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। वाई? क्वेश्चन यहाँ पे यही उठता है कि क्यों लेते हैं जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका रीज़न क्या है उसको हम लोग देखते हैं। पहली बात तो क्या है कि हम देखते हैं कि गांव में अगर आज भी हम देखें तो गांव में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर या सबसे लोकप्रिय जो उधार का माध्यम है या ऋण का माध्यम क्या है? गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। रीज़न क्या है?
क्योंकि ये बिल्कुल सरल और आसान माध्यम है। अब एक गरीब व्यक्ति है, उसको क्या है, अचानक से ज़रूरत पड़ी पैसों की, उसके घर में बीमारी आ गई, ठीक है, और उसे अचानक से पैसों की आवश्यकता पड़ गई। ऐसी कंडीशन में क्या उसके पास इतना समय रहेगा कि वो बैंक जाए? बैंक में भी बहुत सारी कमियां हैं कि बैंक जो है बहुत नज़दीक नहीं है, दूर है, तो डिस्टेंस हो गया प्रॉब्लम। अगर कोई गांव बहुत रिमोट एरिया में है तो बैंक जाने में बहुत समय लग जाएगा। अनपढ़ व्यक्ति है, इलिटरेट है, पुअर है, तो बैंक में लोन के लिए आपको पता ही है कि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, प्लस इसके अंदर बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। इट मीन्स कि वो बहुत सारे पेपर, कागजात, दस्तावेज, इन सब की डिमांड करते हैं। और इन गरीब व्यक्तियों के पास, यानी खास करके जो लोन लेते हैं, जिनको लोन की आवश्यकता है, या जो इलिटरेट पीपल है, उनको उनके पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नहीं होता है, या इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं जो इन डॉक्यूमेंटेशन को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो इससे अच्छा उनको लगता है कि कम समय में हम आसानी से अपने घर के बगल के जो महाजन या सेठ साहूकार है उनसे हम क्या करें, लोन ले लें, ठीक है। तो इस वजह से ये कहा गया कि अभी भी इतनी सारी कमियों के बावजूद गांव में ये लोकप्रिय है। क्यों? क्योंकि ये सरल भी है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है लोन लेने के लिए, बहुत सिंपल है, और ये क्या है, आसान माध्यम है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बैंक से भी लोन लेने जाते हैं तो बैंक क्या चाहता है, बैंक क्या मांगता है? हर किसी को तो लोन देता नहीं है, उसको लोन के बदले में कोई कोलेटरल देना पड़ता है, यानी कि कोई वस्तु जो है वो रखनी पड़ती है, चाहे आप, या फिर वो आपका पूरा आजकल स्कोर देखेगा। अगर आप वर्किंग है, अच्छे जॉब में है, तो आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। पर अगर कोई अनएम्प्लॉयड पीपल है, अगर वो कुछ स्टार्ट करना चाहता है, कोई उद्योग वगैरह शुरू करना चाहता है, या किसी भी आर्थिक क्रिया के लिए अगर उसे पूंजी की आवश्यकता है, तो बैंक उनको बहुत आसानी से लोन नहीं देती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम है। और यहाँ पे क्या है, गांव में क्या होता है कि जिस भी व्यक्ति को पैसों की आवश्यकता है वो कोई भी अपना वस्तु, जमीन, पशु, जेवरात, ये सब कुछ भी जैसे सेठ साहूकार या महाजन किसी के पास रख करके क्या करते हैं, बदले में ले लेते हैं लोन, ठीक है। तो बहुत इजी हो जाता है उन लोग के लिए। नेक्स्ट है ऋण की वसूली का, ये थोड़ा यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे इसको आप ध्यान से हटाइए। ऋण के वसूली का जो रिकवरी ऑफ लोन जो होता है ये बहुत कष्टकारी होता है। कैसा होता है? कष्टकारी है, कष्टकारी लिखना चाह रही थी मैं। अब यहाँ पर क्या है कि कष्टकारी मैंने क्यों कहा? फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी ग्रामीण इलाके में किसी व्यक्ति ने, खास करके कोई गरीब व्यक्ति है, उसने क्या किया, लोन लिया, और लोन को वो चुका नहीं पाया, महाजन से उसने लोन लिया या फिर सेठ साहूकार से लोन लिया, और उसको क्या है, चुका नहीं पाया। ग्रेजुअली क्या होगा, पर मंथ जो ब्याज की दरें हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो बढ़ता जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो ब्याज की दर, ब्याज जो होता है वो मूलधन यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है। अगर उसको जो लोन लेने वाला है अगर वो उसको चुका नहीं पाता है तो ये सेठ साहूकार जो है या जो महाजन है वो लोन की रिकवरी बहुत बुरी तरीके से करते हैं, मारते हैं, धमकाते हैं, या उनकी कोई जो एसेट होती है उनको वो ज़बरदस्ती छीन लेते हैं। तो ये भी है प्रॉब्लम कि ये जो इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं यानी गैर संस्थागत जो ऋण वित्तीय संस्था हैं, यहाँ पे लोन अगर कोई नहीं चुका पाता है तो इसकी रिकवरी जो होती है वो बहुत कष्टकारी होती है ना। अब यहाँ पे कर्ज का जाल, डेब्ट ट्रैप, इसको भी प्रॉब्लम है। ये भी है कि अगर गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाओं से अगर लोन लिया जाता है और अगर उसको समय पे नहीं चुकाया जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, कर्ज का जो अमाउंट होता है वो बढ़ता जाता है। और फाइनली क्या होता है आपका कि कर्ज लेने वाला व्यक्ति यानी जो कर्जदार व्यक्ति होता है वो क्या करता है, एक कर्ज के जाल में यानी ट्रैप में, डेब्ट ट्रैप में क्या हो जाता है, पूरी तरीके से फंस जाता है। और फाइनली उसकी रिकवरी वो लोग क्या करते हैं, उसका कोई या तो मारपीट करके लेते हैं या फिर उसका कोई एसेट, जमीन हो गया, पशु हो गया, घर हो गया, उसको वो वापस में लेकर के करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये सब चीज़ें रिलेटेड है किससे, ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, मैंने अभी बताया कि इन पे किसी का सुपरविजन नहीं होता है, तो इस वजह से ये जो ब्याज की दर रखते हैं, जो भी लोन देते हैं उस पे जो ब्याज की दरें होती हैं ये काफ़ी हाई रखती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए बैंक से हमने लोन लिया तो बैंक लोन आपको पर ईयर जो है पूरे साल में आपको 8% दे सकती है, 9% आपसे इंटरेस्ट रेट आप पे चार्ज करती है ना। थोड़ा बहुत ये वैरी करता रहता है, क्यों कि जैसा भी आरबीआई का गाइडलाइन रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो बैंक का हमेशा वैरी करता रहता है। लेकिन जो महाजन वगैरह होते हैं या जो गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं हैं ये ब्याज की दरें खुद तय करते हैं, और ज़्यादातर कभी कभी तो ये देखा गया है कि कुछ ब्याज की दरें महीने में 5%, 6%, 8% होती है। तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस वजह से अगर व्यक्ति समय पे, यानी जो कर्जदार है, अगर समय पे नहीं चुका पाता है तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्या, लोन को रीपे करना। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में जो ब्याज दरें होती हैं वो कैसी होती है, ऊंची होती हैं। तो लेकिन बावजूद इसके इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद कि लोकप्रिय है, क्यों, क्योंकि लोगों को लगता है सरल है, आसान है, हम तुरंत लौटा देंगे। पहले तो दिमाग में ये चीज़ें आती हैं, कोई छोटी मोटी वस्तु भी गिरवी रख करके वो लोन ले लेते हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि अगर ऋण को चुका नहीं पाते हैं तो इनसे ऋण की वसूली जो है बहुत कष्टकारी तरीके से इनसे की जाती है। अगर ऋण को ना लौटा पाते हैं तो धीरे धीरे जो ब्याज दरें होती हैं उसकी वजह से जो कर्जदार व्यक्ति है वो क्या होता है, एक जाल में फंस जाता है। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में क्या होता है, जो ब्याज की दरें होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन बावजूद इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद आज भी हम क्या देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 40% ऋण जो है वो कहाँ से लिया जाता है, जो गैर वित्तीय संस्थाएं हैं, है ना, गैर वित्तीय संस्थाओं से आज भी लोन लिया जाता है। क्योंकि अचानक से, जैसे कि आप यहाँ देखो, कोई भी व्यक्ति क्या है, खास करके जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हैं उनको लोन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अचानक से शादी करनी है, घर बनाना है, बूढ़े व्यक्ति हैं घर में, पशुओं के लिए लेना है, कृषि कार्य के लिए लेना है, या फिर क्या है अगर कोई घर में बीमार पड़ गया है, इन सब पर्पस के लिए क्या है उन्हें अचानक से लोन की आवश्यकता पड़ती है, जिसको वो बैंक से नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इनके लिए ईजी रहता है कि वो इतने प्रॉब्लम्स के, इतनी कमियां होने के बावजूद वो लोग किस पे डिपेंड हो जाते हैं, गैर संस्थागत वित्तीय संस्था में। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे कि 48% मैंने बताया आपको कि अभी भी लोग जो हैं उसी पे डिपेंडेंट हैं। अब एक हम पाई चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि खास करके भारत के ग्रामीण के परिवारों में साख के स्रोत क्या क्या है। देखिए, स्रोत ही पढ़े एक्चुअली, जो हम संस्थागत वित्तीय संस्थाएं और गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, ये क्या है, स्रोत है। स्रोत यानी जहाँ से कोई चीज़ हम पाते हैं उसी को हम स्रोत कहते हैं। तो ये दोनों वित्तीय संस्थाएं किस चीज़ का स्रोत हैं, ऋण का स्रोत है, साख का स्रोत है। तो अब हम देखेंगे, कई सारे स्रोत हमने पढ़े कि गैर संस्थागत में कौन कौन से स्रोत हैं, संस्थागत में कौन कौन से स्रोत हैं, तो इन सब को तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हम पाई चार्ट के थ्रू देखें कि कितने % लोग किस स्रोत पे डिपेंडेंट है, ऋण का स्रोत क्या क्या है उनके लिए, उसको अगर हम पाई चार्ट के थ्रू देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे अगर हम मानते हैं, ठीक है, मान लीजिए 25 का हो गया ये, यहाँ पे ठीक है 3% यहाँ पे हमने देखा व्यापारी, यानी ज़्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों में 3% जो ऋण है वो किस स्रोत से लेते हैं, व्यापारी से। 7% अगर हम बात करें तो वो किससे लेते हैं, रिश्तेदार से। अगर हम अन्य 7% यानी कोई फ्रेंड्स हो गया, रिलेटिव हो गया इनसे, तो इसको हम अन्य में रखते हैं, जान पहचान वालों से। ठीक है, सहकारी समितियां है ना, इसका 25%। ठीक है, 25%
एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा, अपना अंदाजे से देख लीजिएगा। और ये 27% जो है ये कहाँ से लेते हैं? सहकारी समितियाँ। इसको थोड़ा बहुत मैंने तुम लोग को पढ़ाया हुआ है, आगे जब हम संस्थागत वित्तीय संस्थाएं पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे। ठीक है। 30% कहाँ से? व्यावसायिक बैंक से। ये आपकी बुक में चार्ट है, ये पूरा पाई चार्ट है, ये पूछा जा सकता है। और भूस्वामी, सॉरी इसमें 25% हुआ। ठीक है। और 30% ये किससे लिया जाता है? भूस्वामी से। तो आज भी ये एक्चुअली डाटा तुम्हारे बुक से मैंने लिया है, ये डाटा काफ़ी पुराना है, 2003 का डाटा है। ठीक है। तो इस चार्ट के थ्रू हम देख सकते हैं कि आज भी जो ग्रामीण इलाकों में अगर कोई व्यक्ति या कोई परिवार अगर साख या ऋण ले रहा है तो आज भी 30% लोग ऐसे हैं जो कि अपने भूस्वामी से, यानी कि जैसे मान लीजिए जो खेतिहर मजदूर मतलब लैंडलेस पीपल है, जिनके पास भूमिहीन किसान जिनको हम कहेंगे, वो लोग क्या करते हैं? अभी भी अपने जो भूस्वामी है उन्हीं से क्या करते हैं? ज़्यादातर लोन लेते हैं। सोच लीजिए अब 30% लोग ऐसे हैं। गांव में 3% लोग ऐसे हैं जो कि अभी व्यापारी से लोन लेते हैं, 7% जो है रिश्तेदार से लेते हैं, 7% अन्य से, और जो संस्थागत वित्तीय संस्थाएं हैं उनसे 27% और 25% ही लेते हैं। तो हमें ये समझ में आना, मतलब ये चीज़ यहाँ पे ये क्लियर हुई कि स्टिल इतना संस्थागत वित्तीय संस्थाएं हैं जो कि काफ़ी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है लोगों को। लेकिन आज भी ग्रामीण इलाकों में रहने वाले खास करके जो गरीब लोग हैं वो कौन से स्रोत पे डिपेंडेंट है या किन वित्तीय संस्थाओं पे डिपेंडेंट है? गैर वित्तीय संस्थाओं पे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संस्थागत वित्तीय संस्थाओं को एक एक करके पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू।